हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का चैप्टर। इस चैप्टर से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें लिविंग होती हैं, क्या नॉन लिविंग होती हैं, क्या उनका हैबिटेट होता है, किस तरीके का उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब कुछ। ये समझिए कि आपकी जो बायोलॉजी का ये सबसे मूलभूत चैप्टर है, सबसे शुरुआती तौर। यहाँ से आपकी बायोलॉजी शुरू होती है और फिर ये आगे तक इवॉल्व होते होते इवन आप बहुत मॉलिक्यूलर, बहुत सेलुलर लेवल पे जाके पढ़ाई करते हो। बट सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करो, बायोलॉजी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ लिविंग। जो लिविंग चीज़ों की आप पढ़ाई करते हो, तो उसी की शुरुआत है ये हमारे क्लास 6 के लिए चैप्टर है। और मैं बहुत आपके क्लास 6 के आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके इन्हीं सपोर्ट के कारण हम मजबूर हो गए कि आपके लिए अगला चैप्टर जल्द से जल्द लाएं, और उसी वादे को निभाते हुए हम ये चैप्टर लेके आए आपके लिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि क्या तय करता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। और उसके बाद उनके हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो रहते हैं, जहां उनकी लाइफ, जहां वो डेली अपना जिस तरीके से उनका रूटीन होता है, जो लाइफस्टाइल होती है, वो कैसे कंडक्ट होती है, ठीक है। तो शुरू करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे उनके हैबिटेट की, या उनके सराउंडिंग की बात करेंगे कि कहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखिए आपकी बहुत लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपके लिए अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आप सोचोगे ह्यूमंस लिविंग होते हैं, कुछ लोग कहेंगे प्लांट्स भी होते हैं, इवन आप ये समझिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आप नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो भी लिविंग होते हैं। अब क्या तय करेगा कि ये लिविंग है, तो उसके लिए पहले हम उनके घर को पढ़ लेते हैं, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ उनकी जो दिनचर्या है वो बीतती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर समवन और समथिंग लिव्स। हैबिटेट और एडाप्टेशन। एडाप्टेशन भी एक सिंपल टर्म है। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से ढले हुए हैं। जैसे आप अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाओगे, तो अचानक से अगर आप प्लेन एरिया के रहने वाले हो, सोचो यूपी बिहार के, तो आप अगर अचानक से हिल स्टेशन जाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप जब हिल स्टेशन पे जाते हो तो अर्थ के या सी लेवल के वो काफ़ी ऊपर होता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है। ऑक्सीजन कम होने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ पे रह रहे पहाड़ी लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं होती, ऐसा क्यों? और आप जब चेक करोगे तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके अंदर ना आरबीसी ज्यादा होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में ही एक होता है कंपाउंड जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके अंदर आरबीसी ज्यादा होता है हम लोग के कंपैरिजन में, इसीलिए वो कम ऑक्सीजन पे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग भी कुछ दिन पहाड़ों पे रहेंगे तो हम भी वहां पे सेट हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, हम वहां पे अडाप्ट कर गए। तो अडाप्टेशन मतलब अपने सराउंडिंग में, अपने हैबिटेट में ढल जाने को ही बोलते हैं अडाप्टेशन। और हर एक हैबिटेट में, चाहे आप अलग अलग हैबिटेट का हम यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, हर हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स वहां पे रहते हैं उनका अलग एडाप्टेशन होता है। वो अपने ही सराउंडिंग के हिसाब से ढले होते हैं। तो एडाप्टेशन का मतलब आप समझ गए कि जिस तरीके से आप अपने सराउंडिंग में ढल जाते हो। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ डिफरेंट हैबिटेट्स की। तो पहले पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, जमीन पे जो। और दूसरा है एक्वेटिक। एक्वेटिक बना है एक्वा से। एक्वा मतलब होता है वाटर। तो पानी के अंदर रहने वाली जो जंतु हैं और उनके हैबिटेट की चर्चा, और जमीन पे। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, जो जमीन पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेजर्ट की। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान किसी को हम कब बोलते हैं, किसी जगह को आप डेजर्ट तब बोलेंगे जो वहां पे स्कैंटी रेनफॉल, मतलब रेनफॉल वहां पे बहुत कम होगी। रेनफॉल कम होगी इसका मतलब वहां पे जो वनस्पति है वो नहीं होगी। अगर वनस्पति घास फूस नहीं है तो उसको चरने वाले जानवर भी वहां कम रहेंगे, आपका खेती कम हो पाएगा। और जमीन क्या है, जो है बंजर जैसी हो जाएगी, जो फर्टाइल नहीं होगी, वहां पे खेती नहीं हो पाएगा। वहां पे पॉपुलेशन भी कम रहती है। बारिश कम है तो ठंडी भी वहां पे
हिसाब किताब की रहती है, मतलब वहां पे बारिश ना होने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है। तो डेजर्ट में, हालांकि आपका जरूरी नहीं है कि सारे डेजर्ट हॉट ही होते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। अपने इंडिया में भी एक डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट, जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। जहाँ पे डेजर्ट कह दिया तो डेजर्ट का डेफिनेशन यही है कि वहां पे वेजिटेशन नहीं होगी, रेनफॉल कम होने के कारण वेजिटेशन नहीं होगी, तो उस एरिया को आप डेजर्ट बोलेंगे। डेजर्ट में हमारे पास देखिए एक सबसे फेमस थार डेजर्ट है राजस्थान का। आप उस जगह पे जब जाएंगे कभी, मान लीजिए कभी टूर पे या फिर ऐसे ही एजुकेशनल ट्रिप अगर आपकी लगती है तो आप जाइएगा, तो आप वहां पे देखेंगे वहां का जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे जो होंगे, वहाँ के जानवर जो होंगे, वहाँ के लोग होंगे, सब उसी तरीके सेट हैं कि वहाँ पे पानी कम है तो कम पानी में सरवाइव करना उनको आता है। जैसे कि आप पेड़ पौधों को देखोगे तो पेड़ पौधों में पत्तियां कम होंगी। तो पेड़ पौधों में जब पत्तियां कम है, इसका कारण आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कुछ और नहीं है, वाटर लॉस को बोलते हैं। जब भी धूप पड़ती है, स्टोमेटा खुला रहता है, स्टोमेटा में से एक एक बूंद पानी भाप बन बन के उड़ता रहता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसमें ट्रांसपिरेशन में क्या हो जाता है, आपका वाटर का लॉस हो जाता है। लेकिन वो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि वाटर लॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ट्रांसपिरेशन के कारण से एक सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन की वजह से नीचे से पानी ऊपर तक आता है, वरना रूट से पानी को उतनी ऊपर चढ़ाना हो और सिर्फ डिफ्यूजन से चढ़ाना पड़े तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपिरेशन जरूरी है, बट अगर ट्रांसपिरेशन वहां डेजर्ट में होता रहा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि उतना पानी जितना भाप बन के उड़ जा रहा है उतना पानी वहां बरस नहीं रहा है। इस वजह से वहां पे जो लीव्स होते हैं पेड़ पौधों के, वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गए रहते हैं, कांटों में। ठीक है, या तो पत्ते कम होंगे या फिर पत्तों में आपका जो है मॉडिफिकेशन होके स्पाइन्स बन के रहेंगे। वहां के जानवर भी इस तरीके से, जानवर भी लंबे लंबे पैर वाले ऊंट होते हैं। जैसे ऊंट क्या करेगा, उसके लंबे पैर उसको, मतलब उसकी बॉडी को, जो सरफेस है जमीन है, उससे ऊंचा ले जाता है। ऊंचा ले जाने से कारण जो नीचे से गर्मी आ रही है उससे बच सकता है। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जमीन के अंदर, जो थोड़ा गड्ढा जाए बना के, फरोस बोलते हैं उसको, उसमें घुस जाते हैं ताकि वो गर्मी से बचे रहें, और केवल रात को बाहर निकलते हैं। वहाँ के जो चूहे हैं, वहाँ के सांप हैं या और भी जंतु हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, दिन में अपना जमीन के अंदर घुस जाते हैं अपने बिल में, और रात को निकलते हैं और रात को ही वहां पे अपना खाने पीने का काम करते हैं। मतलब वो नॉकटर्नल है, निशाचर है। फिर हम आगे जाते हैं, बात करते हैं माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे आप पेड़ पौधों को देखोगे तो वहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं। वहाँ पे जो जानवर होते हैं उनके मोटे मोटे बाल होते हैं। फिर वहाँ के लोगों के अंदर आरबीसी ज्यादा होता है। आरबीसी ज्यादा होने के कारण, आपका हमें बताया ना जस्ट आपको कि आरबीसी ज्यादा होगा तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और उतने ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए उनको ज्यादा, क्या कहते हैं, ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां पतली पतली हैं, उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि आपका जो बर्फबारी वगैरह होती है तो पेड़ पे टिकती नहीं, नीचे सरक के गिर जाती है। और जो जानवरों के मोटे मोटे बाल होते हैं, फर्श ज्यादा 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 होते हैं, वो मदद करते हैं उनको गर्मी प्रोवाइड करने में। वो जो उनके शरीर से हीट लॉस हो रहा है उसको बचाते हैं, वो ऑलरेडी उनके लिए नेचुरल स्वेटर का काम करता है। फिर हम आगे बात करते हैं ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड में आपके जो घास है वो ज्यादा रहेगी। ज्यादा घास रहेगी तो ज्यादा चरने वाले जानवर रहेंगे, जैसे हिरन हो गया, बफेलोस हो गए, या रेंडियर हो गया, बहुत सारे जो जानवर जो घास पे जिंदा रहते हैं, जीब्रा वगैरह, वहां पे ज्यादा रहेंगे। और वहीं पे उनका शिकार करने के लिए शेर वगैरह भी ज्यादा पाए जाते हैं। आपको शेर वगैरह देखना हो तो ग्रासलैंड्स में आप ज्यादा संख्या में इनको पाएंगे। तो चाहे फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड, शेर वगैरह ज्यादा इसीलिए वहां पे लायंस वगैरह रहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा हर्बीवोरस होंगे उन पे फीड करने वाले कार्निवोरस भी वहां पे ज्यादा रहते हैं। फिर ये हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है। डेजर्ट जान गए आप, माउंटेन जान गए और ग्रासलैंड, ये तीनों जगह के आप प्लांट्स की भी बातें समझ गए, प्लांट्स कैसे होंगे वहां के, और एनिमल्स, यही तो लिविंग है वहां पे। फिर हम आ जाते हैं एक्वेटिक की बात करते हैं, मतलब जल में, पानी में रहने वाले जंतुओं की और पेड़ पौधों की। तो देखिए भैया, पहले नंबर पे आ जाएंगे हम ओशंस पढ़ेंगे, मतलब जो आपके महासागर होते हैं। ओशंस में आप देखेंगे दो जानवर होंगे, वो पानी के अंदर रह रहे हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले देखिए जानवर, जो एनिमल्स की बात करो तो दो टाइप के हो सकते हैं।
एक ऐसे जो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन को ले सकते हैं, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं सांस के थ्रू। वो कैसे ले पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गिल्स। ये पानी से ऑक्सीजन को खींच के सांस लेने में मदद करता है, और जो भी ऑक्सीजन अंदर आती है उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का। सांस जो आप ले रहे हो वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? आपके लंग्स में जा रहा है। लंग्स से आपके वो ब्लड वेसल्स उसको ले जाते हैं हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में। जहां जहां बॉडी में जाएगा, जहां जहां एनर्जी की जरूरत होगी, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, मतलब बर्न करेगा। और कहीं भी कुछ भी बर्न करना है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है, जिससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल टूटता है और उससे एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी से आपका शरीर या किसी भी जानवर या जंतु का शरीर चलता है। तो पहला तो हो गया गिल्स वाले, जो आपके फिशेस होती हैं उनके पास होता है गिल्स। और जानवर भी कई टाइप के होते हैं, कुछ स्विम कर सकते हैं, कुछ के पास टेंटिकल्स होते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह, तो वो जमीन पकड़ के रहते हैं, उनके पास जो वहीं पे जानवर वगैरह आते हैं उनको पकड़ लेते हैं अपनी टेंटिकल से और खा लेते हैं। और जो स्विम कर सकते हैं, जिनके पास फिन्स हैं, मतलब पंख, वो क्या कहते हैं, फिन्स हैं, वो स्विम करके अपने टारगेट के पास जा सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो पहले तो गिल्स वाले हैं जो पानी के अंदर रह के सांस ले सकते हैं, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ आपके जानवर जिनके पास एक गिल्स नहीं होता, वो एक नॉस्ट्रल जैसा होता है उनके पास, या ब्लो होल कह लीजिए उसको। वो बाहर आके सांस लेते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, और बड़ी लंबी सांस लेके फिर पानी में अंदर चले जाते हैं। वो फिर वहां पे पानी में अपना जो और अपना खाना पीना टहलना घूमना करेंगे, लेकिन फिर जैसे उनको सांस लेना होगा वो सरफेस पे आएंगे। ऐसे जानवर में आपके आ जाता है व्हेल, आ जाता है डॉल्फिन्स, आ जाते हैं, जिनके पास क्या है, ये गिल्स नहीं होता है। गिल्स नहीं होता है, वो सांस लेने के लिए सरफेस पे आते हैं। आपने डॉल्फिन्स को छलांग लगाते देखा भी होगा, वो सब क्या है, उनके पास गिल्स नहीं है, उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। जो डॉल्फिन आ रहा है वो आपको डांस दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, वो सांस लेने के लिए आ रहा है। और जो वेल्स होती हैं वो भी पानी के ऊपर आती हैं, सांस लेती हैं और बड़ा भयंकर आवाज करती हैं। आप तो कभी उसका वीडियो देखेगा तो क्या होगा, आपको लगेगा कि जैसे कितना तेज का साउंड करके वो सांस लेती है, फिर पानी के अंदर चली जाती है। ये तो हो गए हमारे ओशन की बात। ओशन के अंदर आपके प्लांट्स भी होते हैं। वो प्लांट्स देखिए जो नॉर्मली सरफेस पे रहते हैं, एल्गे वगैरह या साइनोबैक्टीरिया वगैरह, वो तो सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनका चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एकदम जमीन के अंदर होते हैं, मतलब सॉरी पानी के पूरे अंदर होते हैं, एकदम सरफेस पे, वहां तक सनलाइट पहुंचती नहीं है। अब बताइए, जब सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे उनको एनर्जी मिलेगी? वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल की मदद से, वो जो सनलाइट का काम है वो उनके लिए केमिकल कर देता है। कीमोसिंथेसिस से ये क्या करते हैं, आपका जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो करते हैं। जैसे पर्पल आपका सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो भी कीमोसिंथेसिस करता है। जैसे मीथेन वगैरह टाइप के केमिकल्स को यूज करके ये अपना खाना बना लेते हैं। फिर दूसरे पे आ जाते हैं हम पॉन्ड्स और लेक्स में। पॉन्ड्स और लेक्स में भी बहुत टाइप के आपकी वेजिटेशन पाया जाएगी। वहां पे भी आपके आपके जो क्या कहते हैं मछलियां हैं वो भी रहती हैं, उनके पास गिल्स होता है। लेकिन हाँ, वहां पे प्लांट्स कुछ दो तीन टाइप के होते हैं। एक प्लांट्स होते हैं जो आपके टेरिडोफाइट टाइप के, जो ब्रायोफाइट टाइप के, जो प्लांट्स आपके जो किनारे पे रहते हैं, कुछ हद तक पानी में भी डूबे रहते हैं और कुछ सरफेस पे भी रहते हैं। और बहुत सारे होते हैं सरफेस ड्वेलर्स, जो एकदम पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जो काई टाइप का बन के एल्गी टाइप का रहता है वो भी। और कुछ प्लांट्स एकदम जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, जो पानी के एकदम सरफेस के नीचे। तो वो सब क्या है, वो प्लांट्स और एनिमल्स आपके पॉन्ड और लेक में रहने वाले। अब हम हैबिटेट के नाम पे दोनों समझ गए, एक्वेटिक हैबिटेट भी समझ गए और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाले भी समझ गए और पानी के अंदर वाले। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो लिविंग है, उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग होंगे वो पहली बात उनका होगा न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना खाएंगे और उस खाने से एनर्जी लेंगे। खाने को इनटेक करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके एनर्जी लेंगे। एनर्जी आपका एटीपी के फॉर्म में रहेगा और एनर्जी लेने के बाद वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देंगे।
तो न्यूट्रिशन, आपको पता है कि न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन से ही उनको एनर्जी मिलती है, मतलब वो खाना खाएंगे और उससे एनर्जी लेंगे। दूसरा है ग्रोथ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप लोग कपड़े खरीदे थे आज के 4 साल पहले, अब वो कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कपड़े छोटे हो गए? नहीं, आप ग्रो कर गए। आपने क्या किया है? आपने हेल्थ ले ली, अपनी हाइट ले ली, हाइट आपकी बढ़ गई, हेल्थ आपकी बढ़ गई, तो अब वो कपड़े फिट नहीं आ रहे। वो कपड़े अभी भी उतने बड़े जितने बड़े आपने परचेज किए थे, लेकिन अब आप उतने बड़े नहीं रह गए, अब आप ग्रो कर गए। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक प्लांट की सीड की बात करो, छोटा सा आप बीज लगाते हो, धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है, तो वो भी ग्रो कर रहा है। तो ये आपके लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रो करते हैं। फिर बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये पहला प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है ऑक्सीजन इनटेक किया, मतलब ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा। लेकिन इसके अलावा भी एक काम हो रहा होता है। जो ऑक्सीजन अंदर आया वो क्या सिर्फ स्टोरेज के लिए आया? मजे के लिए आप ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ रहे हो? नहीं। आप ऑक्सीजन लेके अगर ऑक्सीजन छोड़ रहे होते तब तो मुझे लगता कि हाँ बस केवल फूक रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीजन में कुछ तो अदला बदली हो रही है आपके शरीर के अंदर। तो आइए बताता हूँ यही क्या हो रहा है। ऑक्सीजन जब आपके अंदर आता है तो आप फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हो, उससे फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। फूड मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक डाउन करते हो और उस ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स विद द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। आप फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हो, मतलब फूड मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ देते हो। ग्लूकोज आपका कैसे होता है? C6H12O6। इसके साथ आप ऑक्सीजन की मदद से इसको ब्रेक डाउन कर देते हो, ये बन जाता है आपका CO2, H2O और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? ATP के। CO2 जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, वाटर ये है, H2O वाटर है, और एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में है? ATP के। तो रेस्पिरेशन समझ गए आप? ऑक्सीजन की मदद से आप ग्लूकोज के या फूड मॉलिक्यूल को तोड़ के उनसे एनर्जी ले लेते हो। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, बिना रेस्पिरेशन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। अगर किसी को चेक करना है तो नाक बंद करके चेक कर लो, हालांकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। दूसरा है अगला मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब अगर मान लीजिए मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से कोई मधुमक्खी आके मेरे आंख के पास आ जाए, तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा? नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि वीडियो बन रहा है, मैं पहले अपने आप को बचाऊंगा। ये हरकत क्यों? क्योंकि मुझे अगर मेरे सराउंडिंग में कोई चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस के बाद जो मैंने प्रतिक्रिया दी, जो मैं हाथ ऐसे किया, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस पे रेस्पॉन्स करना लिविंग बींग्स की आपकी टेंडेंसी है। कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, जो भी लिविंग है, सब रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस पे। अब आप पूछोगे प्लांट्स कैसे? तो बिल्कुल, आप सूर्यमुखी का पौधा देखिए, जिस तरफ सूरज मुड़ता जाएगा उस तरफ उसका फेस मुड़ता जाएगा। कोई उसको आप तो जाके मोड़ नहीं रहे हो, वो लिविंग है इसलिए खुद उस स्टिमुलस को ध्यान देते हुए मुड़ रहा है। आप लौकी का पौधा होगा, आपका पंपकिन का, कद्दू का, या कुछ भी ऐसे जो दीवार पे चढ़ते हैं, उनके पास देखो, जो उनको सपोर्ट मिलेगा वो टेंड्रिल्स निकलते हैं गोल गोल मूछ जैसे, वो लपेट के चढ़ते जाते हैं। जहां सपोर्ट मिलेगा उसी को पकड़ के चढ़ेंगे, इधर उधर नहीं भागते हैं। क्यों? उनको क्या दिख रहा है क्या? नहीं, वो उनके पास वो थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं उसको, वो टच से सेंस करते हैं। फिर आपका एक प्लांट आता है टच मी नॉट प्लांट। वो पौधा क्या है? जैसे आप उसको छुओगे वो सिकुड़ जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वो भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करता है। आप ही बैठे हो, अचानक से कोई आपको लाके गर्म सी चीज कोई छुआ दे, कोई पिन चुभा दे, कोई चिमटी काट ले, कोई बुला दे, इस सब पे आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हो ना, तो इसी को बोलते हैं आपका रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस मतलब जो सराउंडिंग में चेंज, बैठे हो अचानक से कुछ किसी ने आपकी तरफ फेंका, तो जो फेक है, जो जो चीज फेंकी गई हो, जो आपके पास आ रही है, वही आपका स्टिमुलस है। और उससे बचने के लिए आपने हाथ लगाया या सर नीचे कर लिया, वो आपका रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो हर लिविंग चीज, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करती है। फिर अगला आ जाता है रिप्रोडक्शन। देखिए सर, सीधी बात यह है कि अगर आप एक समय पे हो, लिविंग हो, तो डेड भी हो जाओगे। कोई हमेशा लिविंग नहीं रहता है।
जब डेड हो जाओगे तो वहीं तो सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरीके से एक बार जो चीज है वो तो फिर 60 साल 50 साल, एक इंसान की बात कर लीजिए, 60 साल 70 साल जो भी था, कुछ पौधे की बात कर लीजिए, हर एक चीज एक समय बाद एज होके खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें क्या उसके जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता? मिलता है। इंसान आज कई मतलब शताब्दियों से, कई मिलेनियम से यहाँ पे पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने बच्चे अपने ही प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो जिस दिन डेड होंगे उनके बच्चे या उनके प्रोजेनी उसकी जगह ले लेंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग यंग वंस। जिस समय रिप्रोडक्शन बंद हो गया उस समय वो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। अगर किसी प्रजाति को बने रहना है तो उसको रिप्रोडक्शन करते रहना होगा। ठीक है, मतलब अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते रहना होगा, तभी उनकी लाइफ सस्टेन कर पाएगी। फिर अगला आ जाता है एक्सक्रीशन। अब बताइए, मैं इतनी देर से आपको ग्लूकोज खिला रहा हूँ, फूड खिला रहा हूँ, कितना स्टोर करिएगा उसको? आप उसको खाए, डाइजेस्ट किए, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मान लीजिए हर फूड मॉलिक्यूल में सारा ही चीज न्यूट्रिशियस नहीं होता है, कुछ नॉन न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं। आप जूस पीने जाते हो, मौसमी का जूस पेरता है, गन्ने का जूस पीने जाते हो, गन्ने का जूस आपका निकालता है, तो गन्ने का जूस निकालने के बाद उसका जो रेसिड्यू बचता है उसको क्या करते हो? उसको भी खा जाते हो, उसको फेंक देते हो ना। ऐसी बॉडी में जो भी अंदर जा रहा है उससे रस निचोड़ने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। उसको एक्यूमुलेट करना चाहोगे, इकट्ठा करना चाहोगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहर फैल जाएगा। तो इसलिए हमें उसको बाहर निकालना ही होता है। तो उसी प्रोसेस को देखिए, जो सेल में भी ऐसे हो रहा है। सेल भी अपना एक सेल, जो बॉडी के अंदर एक सेल है, वो भी आपका डाइजेशन कर रहा है और एक्सक्रीशन कर रहा है। तो पूरी शरीर नहीं करेगी क्या? क्योंकि सेल से ही बना है, टिश्यू टिश्यू से बना है, ऑर्गन ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो जो एक सेल कर रहा है वही आपकी बॉडी करेगी, मतलब एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, और लास्टली मूवमेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर मूवमेंट ना किया जाए तो आप समझिए कि सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी। चाहे खाने की तलाश में, चाहे नौकरी की तलाश में, चाहे मीटिंग की तलाश में, किसी न किसी सूरत में आप यहाँ से वहाँ मूव करते ही। और अगर आप मूव नहीं करते हो तो आपकी रूट्स निकल आती हैं, जो आपके लिए सारा जो न्यूट्रिशन सब कुछ है वो सोख के पृथ्वी के अंदर से ला के देती हैं आपको। जैसे प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं, लेकिन वो भी मूवमेंट करते हैं। आपने देखा ना, वो जिस तरफ सनलाइट आएगी उस तरफ मूव करेंगे, जिस तरफ उनको टच किया जाएगा उस तरफ भी मूव करेंगे। हम और आप तो आप 20 बार देख चुके हो, दिन भर में कई जगह हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं, कई बार खाने के लिए किचन तक जाते हैं, वॉशरूम के लिए आप जाते हो, आप नहाने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो। कई बार, आप जितनी बार कोई ना कोई जरूरत पड़ती है आपको मूव करना पड़ता है। तो हर एक लिविंग चीज को मूव करना ही है। तो मूवमेंट भी लिविंग चीजों की खास बात है। इवन बैक्टीरिया भी अगर हैं तो बैक्टीरिया भी अपना फूड कैप्चर करने के लिए यहाँ से वहां मूव करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स भी अगर अपना खाना खुद ना बना पाते तो वो भी शायद उनके भी पैर निकलते, वो भी चलते थे, लेकिन वो अपना खाना सनलाइट की मदद से बना लेते हैं। हाँ, जहाँ सन नहीं निकलता है उनको वो मूव कर जाएंगे। आप खिड़की के पास कोई पौधा रख के देख लीजिए गमले में, सनलाइट दूर से आ रही है, वो क्या करेंगे? सनलाइट की तरफ ही बेंड होने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहती हैं कि लिविंग बीइंग्स मूव करते हैं। और फिर फाइनली हमारा अल्टीमेट सवाल कि लाइफ क्या है। देखिए, हमारे एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि लाइफ को आप एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। लाइफ को बताने वाले बहुत से बाबा आपको मिल जाएंगे, बहुत से फिलोसफर्स मिल जाएंगे, लाइफ की बातें बताते हैं। हम यहाँ पे साइंस के पर्सपेक्टिव से बातें कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि लिविंग चीजें ये होती हैं जो ऐसा ऐसा काम करते हैं। लेकिन लिविंग चीजों की भी सबकी लाइफ एक जैसी। हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हो, लेकिन आप कुछ और खाते हो, हम कुछ और खाते हैं। आप भी मूव करते हो, हम भी मूव करते हैं। आप किसी और चीज के लिए मूव करते हो, हम किसी और चीज के लिए। तो सबकी लाइफ अलग है। लिविंग हम सब हैं, हम सबकी चीजें अंदर, हमारे अंदर सब कुछ ये कॉमन मिलेगा। लेकिन लाइफ कहीं ना कहीं ये सवाल इससे बड़ा है। आप देखोगे कहीं पे अनाज का बोरा रखा हुआ है, वो केवल सीड है गेहूं का,
आप उसके अंदर भी हाथ डाल के देखो, आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि वो सीड भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन अगर कर रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब आप सोच सकते हो कि लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लाइफ का सवाल तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि लाइफ एक बहुत खूबसूरत चीज है, सबको मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको बेस्ट यूटिलाइज आप करिए, कि जो सीख सकते हैं सब कुछ सीखने की कोशिश करिए, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सब कुछ करने की कोशिश करिए, जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं सब कुछ करने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, अच्छे वाले, बुरे वाले एक्सपीरियंसेस को किसी की कहानी सुन के ही समझ जाए, जरूरी नहीं कि हर बुरा काम आप करके तभी उसका परिणाम जाने। कुछ चीजों के लिए आपका एजुकेशन भी होता है। जो हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं उसको आप हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, जो साइंस में लोगों के एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं उसको साइंस में पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि उन गलतियों को आप नहीं करिए, उन गलतियों को करने से अच्छा उनको पढ़ के उनके बारे में जान जाइए, कुछ नई गलतियां करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सिखाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी ये चैप्टर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।